हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। आई एम हियर विशाल। तो जैसे कि आपको पता ही है कि यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स इज ओवर और अभी सब लोग मेंस की तैयारी में भी लग चुके होंगे। बट देयर इज वन थिंग जो कि अभी माइंड में घूम रही होगी कि क्या मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको मेंस की प्रिपरेशन तो करनी ही चाहिए। इफ अगर आप क्वालिफाई कर भी पा रहे हैं, नहीं की भी कर पा रहे हैं, मे भी मान लीजिए अगर कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं भी कर पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ईयर आपके पास फिर चांस है, उसके लिए आपको मेंस की तैयारी करनी है कि नहीं। तो मेंस की तैयारी तो ऐसी है कि अगर क्वालिफाई कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, दोनों चीजें दिमाग से निकालिए, अभी फोकस करिए मेंस की तैयारी पर। ठीक। या तो आप अभी क्या कर सकते हैं कि आप एथिक्स उठा सकते हैं या आप अपना ऑप्शनल उठा सकते हैं, अगर कुछ ज्यादा ही दिमाग में इस तरीके से चीजें चल रही हैं तो। ठीक। बट देर इज वन थिंग कॉमन जो कि आपको, जो अभी न्यू एस्पिरेंट्स अभी आ रहे हैं या प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, या जिनका अभी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिन्होंने सोचा होगा कि मैं सिलेबस के बाद मेंस आंसर राइटिंग को स्टार्ट करूंगा या करूंगी। ठीक। तो एक क्वेश्चन अभी भी दिमाग में घूम रहा है काफी लोगों के कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करें या कैसे लिखना होता है। देखिए, तो वही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपको मेंस आंसर राइटिंग को कैसे लिखना होता है, कैसे क्या करना है, क्या सारी चीजें। देखो, काफी सारी चीजें तो आपने कहीं ना कहीं से जरूर सीखी होंगी, बट देर इज वन थिंग, ये लिखना कैसे है कि नहीं। तो चलिए आज हम उसी पे ही बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि लिखना कैसे। देखो, काफी एस्पिरेंट्स होते हैं, मैं यहाँ पे दो कैटेगरी बना लेता हूं। ठीक। एस्पिरेंट्स की आंसर राइटिंग को लेके, एक होते हैं वो जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और रनिंग, मतलब इन द सेंस कि वो अभी पढ़ रहे हैं या रनिंग में है अभी उनका सिलेबस। एक वो जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक। कुछ होते हैं जो कि ये सोचते हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो तब हम आंसर राइटिंग को स्टार्ट करेंगे। एक होता है कि सिलेबस अभी चल रहा है, हम उसी बीच में स्टार्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों अप्रोच में से कौन सी अप्रोच सही है? देखो, अब किसी ने ये अप्रोच अपना ली है तो अब तो वो बदली नहीं जा सकती, क्योंकि उसको ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और अभी कोई सिलेबस पढ़ रहा है तो ये अप्रोच बीच में अपना सकता है। ठीक। देखिए, सबसे बड़ा मेन इशू क्या आता है जो कि हम आंसर राइटिंग करने से पहले सोचते हैं कि यार मेरे को कुछ पता ही नहीं है, मैं लिखूंगा क्या। ठीक। यहां पे हम पहले फिगर आउट करते हैं कि क्या क्या चीजें, क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या नहीं। देखिए, सबसे पहले इशू रहता है कि मेरे को आता ही नहीं है, मतलब कि आपके पास मटेरियल ही नहीं है कि आपको लिखना क्या है। ठीक। या आपके पास डाटा ये सब नहीं है कि मेरे को लिखना क्या है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि मेरे को क्वेश्चन पढ़ लिया है मैंने, मेरा सिलेबस भी कंप्लीट है। इफ अगर मान लीजिए कोई भी एक चिल्ड्रन से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है, या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, बट मेरे को पता है वुमेन एम्पावरमेंट होता क्या है। ठीक। बट क्वेश्चन आया है लेकिन मेरे को ये नहीं पता है कि वहां पे लिखना कैसे है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सबसे बड़ा इशू है हर एक टॉपिक पे। मतलब मैं 100% तो चलो बात नहीं कर रहा, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक पे आपको चीजें पता होंगी जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा। और जिसका सिलेबस चल रहा होगा तो जितने उसने टॉपिक पढ़े होंगे उसको उन टॉपिक के बारे में पता होगा। लेकिन अभी भी दिक्कत यह है कि लिखना कैसे है। तो सबसे पहली जो चीज सब लोग सजेस्ट करते हैं, जो कि देखिए, आंसर राइटिंग स्टार्ट करने से पहले या आंसर राइटिंग करते समय आपको एक चीज तो जरूर ही करनी चाहिए। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं भी कर रहे हैं या कर रहे हैं, डजेंट मैटर, आपको टॉपर्स की कॉपी को एनालिसिस करना चाहिए। ठीक। टॉपर्स की कॉपी का एनालिसिस करना चाहिए। आप उनकी कॉपी को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप उनको, मतलब टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हो जाती हैं सारी चीजें। ठीक। तो वहां से आप उनके आंसर्स को पढ़ सकते हैं। देखिए, आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको यहां से उनके आंसर्स पढ़ के डिप्रेशन में नहीं जाना है, एंजाइटी में नहीं जाना है कि यार ये इतना अच्छा आंसर लिख रहे हैं, मैं इस लेवल पे कब पहुंच पाऊंगा, मेरे को तो पता ही नहीं है, मेरे को तो नहीं। आपको सिंपल जस्ट रीड आउट करना है कि वो क्या क्या चीज कहां कहां पर उन्होंने लिखी है। कि अगर वो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, आप सिंपल एक बुक की तरह उसको पढ़िए। ठीक। उसके बाद एक और एनालिसिस करना है, वो मैं बताऊंगा वो कैसे। ये एक मैं अप्रोच आपको बता रहा हूं एकदम न्यू कॉमर्स की। ठीक।
सबसे पहली बात क्या है, टॉपर्स की कॉपी को एनालिसिस करते समय आपको स्ट्रेस में नहीं आना है कि मेरे को ये सब पता होने के बाद भी मैं ये सब कैसे लिख पाऊंगा, कैसे नहीं। सिंपल एक रीड आउट मारिए, आप उसको देखिए कि क्या क्या उन्होंने कहां कहां पे कैसे लिखा है, क्या क्या स्ट्रक्चर लिया है, कैसे कैसे क्या, मतलब सिंपल एक एनालिसिस करना, एक रीडिंग मारनी है, ठीक। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर लीजिए, ठीक। अब आपने ये भी कर लिया, मान लीजिए कि आपने टॉपर्स कॉपी भी कर लिया, आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस भी कर लिया, बट यहां पे अभी भी एक क्वेश्चन है कि मैंने ये सब कर लिया लेकिन अभी भी मैं लिखूंगा कैसे आंसर को, ये लिखूंगी कैसे आंसर को, ठीक। तो अब आपको यहां पे क्या करना है, मान लीजिए मैं आपको एक बहुत ही बेसिक अप्रोच बताऊंगा, एकदम बेसिक अप्रोच से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी चीज एकदम से हम मतलब स्टैंडर्ड लेवल पर नहीं पहुंचा जा सकता है। मैं एकदम से आपको स्टैंडर्ड बता दूं कि हाँ आपको ऐसे ऐसे करना, नहीं, एक बेसिक अप्रोच के साथ आपको वहां पे पहुंचना होता है, ठीक। अब बेसिक अप्रोच क्या है, मान लीजिए कि आपने सबसे, देखो दो तीन चीजें हैं जो कि मैं एकदम आपको, सबसे पहली बात ये कि आपको लिखना आना चाहिए, और आपको लिखने के लिए आपको सोचना आना चाहिए। मेंस में यही इसी चीज का खेल है, इसी वजह से ऊपर नीचे मार्क्स हो जाते हैं। देखिए सबको सारी चीज, टॉपिक, सारी चीजें पता है, बट लिखना कैसे, कौन सी चीज कहां डालनी है, कहां नहीं, क्या डाटा पुटअप करना है, क्या नहीं, वो वाली चीज में ऊपर नीचे हो जाता है और मतलब मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये किस चीज पे एक्सरसाइज करनी है कि आप सोच कितना पा रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं, ठीक। सबसे पहली बात आप क्या कर सकते हैं, एकदम न्यू कॉमर जिसने आंसर राइटिंग भी नहीं करी है अभी स्टार्ट में, देखिए आप या तो आप ये कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने फुल डे में जो भी करा है, मान लीजिए कि आपने फुल डे में A to Z जो भी करा है उसको आप एक पेपर पे लिखिए, उसको आप पेपर पे लिखिए, ये एक्सरसाइज करके देखिएगा, आपको ये हेल्प करेगी, ठीक। आपने फुल डे में जो भी करा है, शाम के वक्त आप 6-7 बजे जितने भी टाइम आप फ्री हो, मैं ऐसा सबका अलग अलग होता है रूटीन वगैरह, तो आप फुल डे आपने कुछ भी करा और उसको आप पेपर पे लिखिए। पेपर पे आपने लिखा, पूरी एक समरी तैयार होगी, मान लीजिए एक पेज में आपने वो हो गया। अब उस पेपर में से उस चीज को आप पॉइंट फॉर्म में लिखिए, पॉइंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए। मतलब जो आपने फुल डे में करा उससे क्या होगा कि आप सोचेंगे, आपने पूरा एक पेपर पे लिखा, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है और लिखने से काफी चीजें हमारी सोल्व हो जाती हैं। आपने सुना भी होगा ये सारी चीजें कि आधे से ज्यादा प्रॉब्लम हमारे लिखने से सोल्व हो जाती हैं। तो आपने फुल डे में जो भी करा वो आप पेपर पे लिखिए। पेपर पे लिखने के बाद जो भी आपने पैराग्राफ फॉर्म या जिस भी उसमें लिखा हो, अब उनमें से वो पॉइंट आपको निकालने हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे और जो आपने पूरे दिन में, मतलब मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करा आज के दिन में वो ये था कि आपने पॉलिटी का एक चैप्टर को फिनिश कर दिया, इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर को फिनिश कर दिया। तो जो जो आपने इंपॉर्टेंट चीजें करी हैं, अब इस पेपर में से निकाल के 5-6 पॉइंटों में मतलब रखने की कोशिश करिए। तो इससे क्या होगा कि एक तो आप सोचेंगे तो आपको ये पता होगा कि क्या आपने इंपॉर्टेंट चीज करी है, वो आप लिखेंगे। तो इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा भी आप करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगी आपके सोचने में, आपको लिखने में, पॉइंट फॉर्म में लिखने में, ठीक। एकदम बेसिक, मैं सीधा आपको नहीं बोल रहा हूं कि आपको सीधा एकदम आंसर राइटिंग करनी है। सेकेंड अप्रोच क्या हो सकती है, मान लीजिए कि आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक आपने पढ़ा है, कोई भी पॉलिटी का पढ़ लिया, इकोनॉमिक्स का पढ़ लिया, कोई भी एक इको का पढ़ लिया, ज्योग्राफी का पढ़ लिया, एनीथिंग, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा हो उसको आप लिखने की कोशिश करिए। मतलब मान लीजिए कि आज आपने जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ा है तो आप उसको लिखेंगे। आप क्या करना, आप उसको लिखने की कोशिश करना। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे टॉपिक लिखने, जितने भी आपने, कोई भी एक टॉपिक चूज करिए जो कि आपका बेस्ट था, कि आपने उस टॉपिक को इतने अच्छे से पढ़ा है कि आपको उसमें से कुछ भी पूछ ले जाए तो आपको पता है। देखिए 100% की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ, 80 to 90%, मैं बोल रहा हूँ 70% भी अगर आपको पता है कि हाँ ठीक है ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, यहां से अगर कोई पूछ लेता है तो मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक। तो आप उस टॉपिक को एक पेपर पे लिखिएगा, ठीक। उस टॉपिक को एक समरी की फॉर्म में। आपका क्या होगा, एक तो रिवीजन हो गया, आप सोचेंगे, देखिए रिवीजन भी साथ साथ हो रहा है और आप सोच रहे हैं, फिर वही एक्सरसाइज कर देना, ठीक। क्या कि आपने वो पूरा समरी में लिख दिया जो भी था टॉपिक, और उसमें से अब आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने की, इस टॉपिक के अंदर में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट थे।
या तो आप ये एक्सरसाइज करिए या आप ये एक्सरसाइज करिए। ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और भी ज्यादा बेनिफिट करेगा। देखिए दोनों एक्सरसाइज आपको बेनिफिट करेंगे, इट्स डिपेंड ऑन यू। अब यही चीज आपको एक स्टैंडर्ड पे लेके जाएगी आंसर राइटिंग के। ठीक, अब आप बोलेंगे सर यहां से वहां कैसे? देखिए छोटा छोटा स्टेप रखना पड़ेगा, एकदम से ही आपको आंसर राइटिंग नहीं आएगी। कभी आप सोचते हैं कि हाँ डायरेक्टली एकदम हम 7-8 मिनट में आंसर लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे करने से ये सारी चीजें पॉसिबल होंगी। ये एक फर्स्ट स्टेप है, मतलब एकदम एक बेबी स्टेप है कि जहां से आप सोचने की क्षमता को अपनी बढ़ा सकते हैं, लिखने की क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं, और आपको कैसे लिखना है वो सारी चीजें आप सीख जाएंगे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 साल तक, मतलब आप, मैं बोल रहा हूं आप इसको 2 से 3 महीने भी करके देखिएगा, स्टार्टिंग में आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट ये चीज करेगी। अब उसके बाद आपने, चलिए ये सारी चीजें कर ली हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है आपको? आपने पीवाईक्यू एनालिसिस करे थे, ठीक, पीवाईक्यू आपने देखे थे कि क्या क्या कहां कहां से। अब ये पीवाईक्यू काफी सारी चीजों में हेल्प करते हैं। पीवाईक्यू सबसे पहली चीज आपको हेल्प करते हैं कि आपको ये बताते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो किन टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं। देखिए अगर मैं आपको सच बताऊं तो यूपीएससी में जो सबसे डिफिकल्ट स्टेज है वो है प्रीलिम्स। मेन से एक बार को आप टैकल कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको प्रेडिक्शन वगैरह ये सारी चीजें काम कर जाती हैं, बट प्रीलिम्स में कुछ नहीं इतना काम कर पाता है। प्रीलिम्स इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। मेंस में आपको अगर कुछ भी थोड़ा बहुत पता है आप लिखेंगे, प्रीलिम्स में तो ऐसा नहीं कर सकते। वही है कि फिर तो तुक्काबाजी लगेगी। सबसे डिफिकल्ट स्टेज प्रीलिम्स है अकॉर्डिंग टू मी, जहां तक मुझे, जितना भी मेरा नॉलेज है, जितना भी यूपीएससी के साथ मेरा अभी तक का सफर रहा है, तो मेंस तो इजी है लेकिन प्रीलिम्स डिफिकल्ट है। तो मेंस में सबसे पहले पीवाईक्यू, मैंने आपको बोला पीवाईक्यू से क्या हेल्प हो सकती है। एक तो आपको टॉपिक पता चलेगा कि जीएस 1 में कहां से आ रहा है, 2 में किस टॉपिक पे। अब उससे क्या हेल्प होगा, इफ अगर आप स्टडी करने से पहले किसी बुक को और ये पीवाईक्यू देख लेते हैं तो इससे क्या एक हेल्प मिल जाती है आपको कि आपको ये पता चल जाता है कि यार यूपीएससी इस टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए फंडामेंटल राइट से पूछ रहा है सर, जुडिशरी से पूछ रहा है पॉलिटी में, या आपका मान लीजिए पार्लियामेंट से पूछ रहा है। तो जिस टाइम पे आप ये टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो मेरे को इन पे फोकस देने की जरूरत है। ठीक, तो सबसे पहले आपको टॉपिक पता चल गया, और जिस टाइम पे आप उस बुक को रीड आउट कर रहे होंगे तो आप उस टाइम पे उस पर फोकस करेंगे कि मेरे को फंडामेंटल राइट पे फोकस करना है, जुडिशरी पे फोकस करना है, पार्लियामेंट्री वाला जो टॉपिक है उस पर फोकस करना है। तो आपको मेन फोकस एरिया पता चल जाएंगे। ठीक, और सेकंड चीज आपको कीवर्ड्स, ठीक, कीवर्ड्स पे आपको फोकस रखना है। देखिए कीवर्ड से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है आंसर का। ठीक, जस्ट लाइक जैसे रहता है कई बार एलैबोरेट, कमेंट, illustrate, do you agree, do you agree, इस तरीके के आपके कीवर्ड्स रहते हैं। और वो सारी पीडीएफ हमारा तैयारी 360 भी वेबसाइट पे आपको वो प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या ऑलरेडी आपके पास है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब पीवाईक्यू में आपने ये सारी चीजें एनालिसिस करी, आपने ट्रेंड एनालिसिस करा, आपने टॉपिक एनालिसिस करा कि ये यहां से आ रहा है और हमको इन टॉपिक पे फोकस करना है। और जिस टाइम पे आप टॉपर्स की कॉपी पढ़ रहे थे या पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो शब्द हैं, ये जो कीवर्ड्स हैं, आपको इन पे फोकस रखना है कि किस तरीके से टॉपर ने अपना आंसर का स्ट्रक्चर बदला। जैसे ही एक कीवर्ड चेंज हुआ, डू यू एग्री वाले में क्या हुआ, इलस्ट्रेट वाले में क्या हुआ, कमेंट वाले में क्या हुआ, इस पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कीवर्ड्स पे कि किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यहां मैं अभी आपको एक बेसिक अप्रोच बता रहा हूं। ठीक, तो पीवाईक्यू वगैरह एनालिसिस करना आपको काफी अच्छे से, टॉपर्स की कॉपी में ये देखना है कि भाई ये वो उनका आंसर कैसे चेंज हो रहा है जैसे ही कीवर्ड कोई भी चेंज हो रहा है। ठीक, ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक, सिंपल एक चीज तो आप लोगों को सबको पता होगी कि क्या होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, ठीक, इंट्रोडक्शन लिखना होता है,
उसके बाद मेन बॉडी में वो डिपेंड करता है आंसर के मतलब कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, डू यू एग्री है, जो भी चीज। तो हमारी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। कई बार हम सिग्निफिकेंस लिख देते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो डिपेंड कर जाता है कि आपका वो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इंपॉर्टेंस क्या है। कई बार हम वो लिख देते हैं इम्प्लीकेशंस क्या होगी, इफेक्ट क्या होगा, डिसएडवांटेजेस, ये डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन कैसा है। फिर उसके बाद हम सीधा बे फॉरवर्ड भी दे देते हैं लास्ट में, वो भी डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। हर एक में बे फॉरवर्ड भी नहीं दिया जा सकता, ठीक। फिर लास्ट में आपका कंक्लूजन भी होता है, ठीक। तो ये पूरा एक मतलब कुल मिला के ये एक पूरा आंसर बन जाता है कि हाँ ये इंट्रोडक्शन हो गया, बीच में बॉडी होगी, और ये जो बॉडी है वो डिपेंड करते हैं आपके कीवर्ड पे, आपके क्वेश्चन पे, ठीक। बे फॉरवर्ड आपका हो गया, और लास्ट में आपका कंक्लूजन। अब बेसिक बेसिक चीजें तो आपको देखो, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक चीजें बता रहा हूँ एकदम। इस पे हम काफी सारी वीडियोस भी लेके आएंगे कि किस तरीके से आंसर लिखना है। मैं आपको लाइव आंसर रेटिंग भी कराऊंगा यहाँ पे, ठीक, किस तरीके से आंसर भी लिखेंगे। बट यहाँ पे आपको भी एक बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि जो कि जरूरी होती है। देखिए आपने देखा होगा कि इंट्रोडक्शन में मतलब आप कोई भी इंट्रोडक्शन को लिखने के भी 2-3 तरीके हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया या कुछ भी है सच, ठीक। आगे आने वाली वीडियोस में तो मैं आपको पीवाईक्यू दिखा के सीधा करूंगा, लेकिन यहाँ पे हम बेसिक वही जो मैं आपको बता रहा था। तो कई बार क्या होता है कि आपके पास कुछ होता है कि किसी के पास कुछ डाटा है तो वह डाटा को इंट्रोड्यूस कर देता है। अब किसी के पास कुछ नहीं है तो जो क्वेश्चन है मतलब मान लीजिए किसी टर्म पे वो क्वेश्चन फुल्ली डिपेंडेंट है, मान लेते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फुल्ली डिपेंडेंट है, उनको कुछ ध्यान नहीं आ रहा है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही डिफाइन कर दिया, ठीक। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है। या तो आप डाटा को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक, डाटा लिख दीजिए इंट्रोडक्शन में, या कुछ भी डाटा, मान लीजिए कि मतलब रेप से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आया है तो आप डाटा लिख दिया, आपने एनसीआरबी का डाटा लिख दिया आपने। कोई भी क्राइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो आपने एनसीआरबी का डाटा कोट कर दिया। कुछ भी है सच, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आपने उसमें से उस क्वेश्चन में से कोई एक कीवर्ड पकड़ा और उस कीवर्ड को आपने डिफाइन कर दिया, ठीक। अब उसी के अकॉर्डिंग आपने देखिए वो क्वेश्चन मैं आपको जब यहाँ पे कराऊंगा तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको मेन बॉडी करा दूंगा कि सिग्निफिकेंस क्या है, इंपोर्टेंस आएगा यहाँ पे, क्या आएगा जो भी है सच। फिर उसके बाद हम बे फॉरवर्ड दे देते हैं। आपको तो पता ही है कि हाँ आगे की राह बोलते हैं कि हाँ मतलब बेसिकली आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं तो आपको क्या, आपको एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है। ऑब्वियसली बात है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच लेके चलनी है। अब ये नहीं कि कोई दिक्कत है तो आपको, अब मान लीजिए कि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं और कोई वहां पे प्रॉब्लम आ गई है तो आप सीधा जाके चीफ मिनिस्टर से उस स्टेट के बोल रहे हैं कि ये दिक्कत है। अब दिक्कत है उसको सॉल्व कौन करेगा, आप करेंगे ना सॉल्व। तो आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है कि नहीं। तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं ना। प्रॉब्लम तो सबको दिख रही है लेकिन सॉल्यूशन कौन देगा, ब्यूरोक्रेट सोचेंगे। भाई पॉलिसी मेकिंग में कौन होता है, हम ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह ही होते हैं, ठीक। तो पॉलिसी डिजाइन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनती है, हर एक चीज होता है। तो इसलिए हम वे फॉरवर्ड भी लिखते हैं कि चलो हमने यहाँ पे अगर कुछ ऐसा मेन बॉडी में दिक्कतें वगैरह बताई हैं तो हम आपको सोल्यूशन भी बता रहे हैं लॉन्ग टर्म कि हाँ आप अगर ऐसा करेंगे तो ये सोल्यूशन आप अगर अप्लाई करेंगे तो ये इस प्रॉब्लम को खत्म करा जा सकता है, ठीक। अब फिर कंक्लूजन भी कई बार फ्यूचरिस्टिक हो जाता है, ठीक। या आपका ये जो आपने पूरा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो भी डिपेंड करता है कि आपने पूरे आंसर को समराइज कर दिया है। जो भी समराइज इन द सेंस ऐसा नहीं कि आपने उसकी पूरी समरी लिख दी लगभग 1-1.5 पेज में ही, इतने का तो आंसर भी नहीं है जितना आपने कंक्लूजन लिख देंगे। तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच वगैरह वो सारी चीजें क्वेश्चन पे डिपेंड करती हैं कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक। आपका कंक्लूजन एक निष्कर्ष है ना कि आपने ये सारी चीजें लिखी, तो अब आपका इस बात से निष्कर्ष क्या निकला कि एट द एंड आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए। देखिए ये हमने डिस्कस कर लिया, ये दिक्कत थी, इसके बाद ये ऐसा करेंगे तो उतने साल तक 2070 तक मान लीजिए नेट कार्बन हम एमिशन मतलब ये अचीव कर लेंगे, ये सारी चीजें, ठीक। कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं, ये सारी चीजें करने के बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो वो अब हम क्या करेंगे कि पूरा एक आने वाली वीडियोस में क्वेश्चन के थ्रू हम ये सारी चीजों को टैकल करेंगे, कीवर्ड्स को टैकल करेंगे, ठीक। और देखेंगे कि किस तरीके से किस कीवर्ड के मतलब आंसर को कैसे टैकल करा जाता है, कैसे कंक्लूजन, कैसे इंट्रोडक्शन। तो हम डेली डेली ये बेसिस पे आपका पूरा एकदम मेन आंसर राइटिंग को अच्छे से करते हैं। और जो मैंने आपको इसमें चीजें बताई, आई होप कि आपको वो चीज समझ में आई होंगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।